नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौते, आतंकवाद और खुफिया सूचना साझा करने पर भी सहमति। प्रधानमंत्री ने बताया नए युग की शुरुआत। जयललिता छठी बार बनी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। मुफ्त बिजली और कर्ज माफी समेत कई अहम फैसले। मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरों समेत 28 मंत्री शामिल। श्रीनगर में आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। फरार आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। उत्तर भारत में आंधी और बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। दिल्ली में फुहारों से 7 डिग्री गिरा तापमान। भीषण जल संकट और सूखे की चपेट में अजमेर। और अंतरिक्ष में भारत की एक और सफल उड़ान। पहले स्वदेशी स्पेस शटल RSLV का परीक्षण। रीयूजेबल यान बनाने वाला तीसरा देश। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने आज स्वदेशी स्पेस शटल का परीक्षण कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने RLV यानी फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को उन्होंने इस पूरे मसले पर कामयाबी और बधाई दी। श्रीहरिकोटा से सुबह 7 बजे जैसे ही RLV-TD यान ने उड़ान भरी, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक वाला ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित कर फिर वापस लौटने में सक्षम है। इसरो ने इस परीक्षण को सफल बताया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष G माधवन नायर का कहना है कि इस कामयाबी से आने वाले समय में अंतरिक्ष उड़ानों पर होने वाले खर्च में काफी कमी आएगी। We can recover these modules and reuse. Then it is going to have a significant improvement in the cost reduction program. Such a cost reduction is a must for future launches, for human space flight or creating space platforms and so on. पंखों से लैस RLV-TD यान ने उड़ान भरने और वापस आने में करीब 10 मिनट का समय लिया। बंगाल की खाड़ी में तट से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर ये यान सुरक्षित उतरा। 6.5 मीटर लंबा और 175 टन वजनी ये यान असल प्रक्षेपण यान का छोटा प्रारूप है। अगर हम लोग अमेरिका और रशिया के जो स्पेस शटल जो प्रोग्राम थे उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो अभी ये हमारा बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हमें फुल स्केल मॉडल हम लोगों ने फुल स्केल साइज़ में नहीं किया, लेकिन इस बात में हम लोग सक्सेस पे खुश हो सकते हैं कि हम ही वो एक कंट्री है जो स्पेस शटल प्रोग्राम पे इस समय काम कर रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। And the most glorifying feature of this is that the entire experiment was developed indigenously, which is, I think, a glorious inspiration from Prime Minister Shri Narendra Modi's Make in India mission. हालांकि फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के विकास की दिशा में ये एक शुरुआती कदम है। इसके अंतिम प्रारूप के विकास में 10 से 15 साल लग सकते हैं। आने वाले समय में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष अभियान खर्च को 10 गुना तक कम किया जा सकेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव मिशन में किया जा सकेगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और आज के इस कामयाबी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ NDTV के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट पल्लव बागला जुड़ रहे हैं। पल्लव, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूं कि RLV-TD जो है किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी से कही जा रही है। आपकी नज़र में आज का दिन और इसरो के लिहाज से इसका प्रक्षेपण क्या कुछ कहानी बयां करता है क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने की? पल्लव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद पल्लव बागला तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम एक बार फिर से लौटेंगे।
लेकिन आज की एक अहम कामयाबी भारत के लिहाज से, भारत दुनिया में तीसरा देश बन गया जिसने स्पेस शटल में रीयूजेबल जो है उसका प्रक्षेपण किया है। हालांकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है, लेकिन इस दिशा में एक बहुत ही अहम कदम कहा जा रहा है। RLV-TD जो आज सुबह 7 बजे करीब 20 मिनट के बाद इसे लिफ्ट ऑफ किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जाती है, अगर विज्ञान की नज़र में देखें, कि ये मल्टी यूजेबल है, यानी कि प्रक्षेपण एक बार ये करता है और उसके बाद वापस इसका रीयूज़ किया जा सकता है। पल्लव, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो तो मैं समझना चाहूँगा आज की इस बड़ी कामयाबी को आपकी नज़र से, और भारत आज इस प्रक्षेपण के साथ कहाँ पर खड़ा होता है दुनिया में? देखिए, आज की जो उड़ान थी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको कि मैं स्पेस शटल कहता हूं, या उसका नाम मैंने कलाम यान भी दिया है, वो एक बहुत बड़ी छलांग है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक जो रॉकेट हम उड़ाते थे वो एक बार ही चलते थे। अब उस तरफ कदम बढ़ाया है हिंदुस्तान ने, भारत ने, जिससे कि अब रीयूजेबल टेक्नोलॉजी बनेगी। ऐसे करने वाले बहुत ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास स्पेस शटल थे जो उन्होंने 2011 में रिटायर कर दिए। रशिया ने अपना स्पेस शटल एक बार ही उड़ाया 1989 में। अब 21वीं सदी में हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में विंग्ड व्हीकल बनाने के लिए। और आज का जो प्रक्षेपण था श्रीहरिकोटा से, वो जैसे इसरो ने कहा मिशन अकम्प्लिश्ड, जो कि एक बहुत ही कामयाबी से पूरा किया गया। तो हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कदम है। अगर ये प्रक्षेपण आगे 10 साल में जब हिंदुस्तान का अपना पूरा शटल बन जाता है तो लॉन्च कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है कहा जा रहा है, और आप बेहतर समझा सकते हैं काम दर्शक को कि असल में ये एक्सपेरिमेंटल लेवल क्या है, और अगले जो 8 से 10 साल लगेंगे, हमें कहूँ कि मैं पूरी तरीके से हमें इसे अपनाने या फिर इसे प्रक्षेपण करने में, वो दौर कितना मुश्किल है फिर कितना आसान? देखिए, कोई भी दौर सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाने का। पहला कदम आज हिंदुस्तान ने उठाया और आगे बढ़ गया सफलता से। आगे आने वाले में 2 और टेस्ट होंगे इसी तरह की एक व्हीकल के। एक बारी उसको श्रीहरिकोटा आइलैंड पे लैंड भी कराया जाएगा, और उसके बाद इसका फुल स्केल मॉडल बनेगा जिसमें कि भारतीय नागरिक भी अंतरिक्ष में जा सकेंगे। तो ये आगे आने वाले टाइम में काम मुश्किल है, लेकिन जो काम शुरू कर दिया गया वो अच्छी तरीके से शुरू हुआ है। और ये जो आज लॉन्च हुआ वो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और पल्लव, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जानकार आप बेहतर समझा पाएंगे, कि इस तरह के परीक्षण के साथ भारत जो लगातार मैं कहूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर इस तरह के प्रक्षेपण को लेकर एक सस्ते मैं कहूँ कि जो एक लॉन्च पैड थी वो उपलब्ध करा रहा था दुनिया को, यानी कि बाजार पर धीरे धीरे उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती दिखेगी आने वाले कुछ दशकों में। पल्लव जी, आपको आवाज़ मिल रही है? चलिए, शायद पल्लव तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन पल्लव बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अहम जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से ये बेनिफिशियरी होगा और आने वाले 8 से 10 वर्षों में हम इसको किस तरीके से पूरी तरीके से मैं कहूँ जो एक्सपेरिमेंटल फेज ख़त्म करके इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे। जन संगठनों के जन चेतना के जरिए
हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन के ईरान दौरे पर हैं। इस वक्त तेहरान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। Of almost 5 million manuscripts of Persian in public and private collections. There are more than 20 million documents in Persian in national and state archives. Many of these have common heritage as they were written by Iranian calligraphers and painted by Indian artists. In Salarjung Museum in Hyderabad, such a combination can be found in many manuscripts. A major effort to digitize all manuscripts, including Persian, is currently underway in India. Every year, the President of India has conferred awards on the Persian scholars. Ladies and gentlemen, as two ancient civilizations, we are known for our ability to be inclusive and welcoming to foreign cultures. और इससे पहले आज भारत और ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौजूद थे। ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चाबहार परियोजना भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह के लिए पहला विदेशी उद्यम होगा। भारत के पश्चिम तट से यहां आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। We need to write new chapters in our engagement. Excellencies, the agreement of the establishment of a trilateral transport and transit corridor signed just a while ago can alter the course of history of this region. It is a new foundation of convergence between our three nations. The corridor would spur unhindered flow of commerce through the region. और आज ईरान और भारत के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत किए गए, जिसमें चाबहार बंदरगाह को लेकर भी समझौता शामिल रहा। भारत इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन निवेश करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया सूचनाएं साझा करने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद चाबहार बंदरगाह समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन दूसरे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे, सांस्कृतिक, ऊर्जा साझेदारी से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन समझौतों को दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत बताया। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. Expanded trade ties, deeper connectivity, including railways, partnerships in oil and gas sector, fertilizers, education, and culture sphere are driving our overall economic engagements. राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए दोनों देश नियमित विचार विमर्श पर सहमत हुए।
با توجه به شرایط انرژی در ایران، معادن بسیار غنی در هندوستان و وجود बंदरهای راهبردی مثل चाबहार 2003 में चाबहार बंदरगाह बनाने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियां बंदरगाह में 8.52 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश करेंगी। एक्सिम बैंक 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मुहैया कराएगा। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। और तेहरान से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता कुर्बान अली। कुर्बान, आज जो 12 अहम समझौते हुए चाबहार की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर क्या ये माना जाए कि आर्थिक समझौते भी हुए हैं और सांस्कृतिक तौर पर भी और पास आने की कवायद होती दिख रही है, अगर आज के दिन भर की लघुलाभ को देखा जाए तो? आपने बिल्कुल सही कहा कविंद्र, 12 समझौते हुए हैं। हालांकि अभी उनकी तफसीलात विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं की हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि इस समझौते के बाद जो कि द्विपक्षीय समझौते थे, फौरन ही बाद एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है चाबहार को लेकर के, जिसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी और राष्ट्रपति रूहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और इस समझौते को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने ये 12 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, जिनमें चाबहार का भी समझौता शामिल है, उसमें उन्होंने $500 मिलियन के निवेश की बात कही थी। तो ये एक बड़ी बात है। और इसके अलावा जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ, उसमें भी तीनों देशों ने इस समझौते को बहुत ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि ये महज एक दस्तावेज नहीं है कागज का, बल्कि ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक विजन आने वाली नस्लों के लिए होने वाला है। क्योंकि इससे न सिर्फ भारत को, ईरान को और अफगानिस्तान को फायदा होगा, बल्कि इन तीनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और संबंध सेंट्रल एशिया और रूस और ईस्ट यूरोप जैसे देशों के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो इसे लेकर के काफी यहाँ माहौल जैसा कहना चाहिए एक सकारात्मक है और बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों भाषणों में फारसी के कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे ईरान के राष्ट्रपति काफी खुश हुए। आम ईरानी भी उनको काफी अच्छी नजर के साथ देख रहा है। और एक ये कहा जा रहा है कि भारत ईरान रिश्तों की एक नई इबारत लिखी गई है। कुर्बान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया तेहरान से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर आगे बढ़ते हैं, बात राजनीति की। जयललिता आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। उनके साथ 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता को बधाई दी है। चेन्नई में जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने निकली तो समर्थकों ने नाच गाकर उनका स्वागत किया। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रसैया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जयललिता के अलावा 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 15 पुराने चेहरे हैं, वहीं 3 महिलाओं समेत 13 नए विधायकों को भी मौका दिया गया है। शपथ लेने के तुरंत बाद जयललिता ने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे किसानों का कर्ज माफ करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इन रियायतों की वजह से सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ से अधिक का भार पड़ेगा। साथ ही 500 सरकारी शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। खुदरा शराब की दुकानों के समय में 2 घंटे की कटौती की गई है। मंगलसूत्र के लिए अब 4 की जगह 8 ग्राम सोना मिलेगा। वहीं शादी के लिए 25,000 की जगह 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू समेत कई नेता मौजूद थे। डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इसमें शिरकत की। विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले डीएमके की सीटें भी करीब 4 गुना बढ़कर 89 हो गईं। इन चुनावों में कांग्रेस को 8 और अन्य को 1 सीट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर केरल में बुधवार को शपथ लेने वाली एलडीएफ सरकार में 19 मंत्री होंगे, जिनमें से 12 ने चेहरों को शामिल किया गया है। सीपीएम की राज्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री शामिल होने की बात कही है। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से 1-1 मंत्री होगा। सीपीएम के पी श्री रामकृष्णन
नए स्पीकर होंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज अलग अलग जगहों पर 2 आतंकी हमले हुए। पहला हमला श्रीनगर के जदीबाल में हुआ, जहां 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि दूसरा हमला तंगपुरा में हुआ, जिसमें 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। राज्य के हालात पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। श्रीनगर में पुलिस बलों पर हुए हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकवादियों ने 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस को निशाना बनाया। इन दोनों घटनाओं में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि आतंकी भागने में कामयाब रहे। श्रीनगर में हुए हमले से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। एक बहुत दुख की बात है कि शहर के अंदर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फौज, पुलिस और बाकी एजेंसियां हम सब मिलकर मुस्तैदी से तैयार हैं ऐसे कोई भी हमले और ऐसे कोई भी थ्रेट को नकारा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। जहाँ तक हमारी जानकारी है और गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लिए हुए हैं सारे घटनाक्रम का, और ये आश्वस्त करवाया गया है कि हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाएं, सुरक्षा एजेंसीज सक्षम हैं। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। लंबे समय के बाद श्रीनगर में ऐसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस शहर के कुछ इलाकों में नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा से जुड़े अध्यादेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मसले पर सरकार का पक्ष रखा। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल तक के लिए टालने से जुड़े अध्यादेश को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार इस साल राज्यों के बोर्ड को एनईटी के दायरे से बाहर रखने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पाठ्यक्रम और भाषा के मुद्दे पर एनईटी का विरोध किया था। परीक्षा का दूसरा चरण 24 जुलाई को होना है। दिल्ली की ज़्यादातर ब्रांडेड ब्रेड में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE के स्टडी में ये दावा किया गया है। CSE ने 38 ब्रांडेड ब्रेड, बन और रेडी टू ईट बर्गर, पिज़्ज़ा के नमूनों की जांच की, जिनमें से 83% में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे रसायन मिले। पोटेशियम आयोडेट पर कई देशों में प्रतिबंध है। CSE ने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन केमिकल के उपयोग पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव दिया है। सरकार ने भी संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत में आज मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली और NCR में दोपहर बाद तेज़ हवाओं और रिमझिम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली और दिल्ली में तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि धूल भरी आंधी के चलने से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा। नोएडा सेक्टर 18 में एक साइन बोर्ड के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अचानक बदलाव आया है और अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आया है जो इस समय पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर है। बारिश की थंडरस्टॉर्म है, स्क्वाल है, बहुत तेज हवा चलेगी और संभावना ये भी है कि थंडरस्टॉर्म और स्क्वाल के साथ साथ कुछ इलाकों में शावर भी होगा। दिल्ली और हरियाणा में जहां बारिश से राहत दी है, वहीं राजस्थान का अजमेर गर्मी से तप रहा है। भीषण जल संकट और सूखे से लोग बेहाल हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में तो पानी की बेहद कमी है और लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अजमेर राजस्थान के सबसे बड़े ज़िलों में से एक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर तीर्थ के लिए मशहूर अजमेर में कई बड़े ताल और सरोवर हैं। इसके बावजूद करीब 25 लाख की आबादी वाले इस ज़िले को इन दिनों भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है।
बारिश का पानी बिल्कुल आया नहीं, कुछ तालाब में, कुछ तो कुएं भी सूख रहे हैं। जिले में करीब 1176 गांव हैं। इनमें पानी की बेहद कमी है। खेती बर्बाद हो गई है। मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। पशुओं को भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। पानी मतलब टाइम पर आ नहीं पा रहा है, विशेष करके कि हम तो मतलब टैंकर डलवा के ही पी लेंगे, लेकिन जानवरों के लिए हमको बहुत परेशानी है। अजमेर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने की कोई पहल नहीं हुई है। कुल सूखा सा पानी है, कहीं कोई किसी कुएं में पानी नहीं है। ये कुआं आप मौके पे जाकर भी देखोगे तो सब में बिल्कुल सूखा पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है। जिले के कई हिस्सों में हालात नाजुक हैं। लोगों को पैसे चुकाकर भी पानी नहीं मिल रहा है। अकाल से परेशान होकर लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। वैसे तो अजमेर अपनी जल संपदा और तमाम विशाल झीलों और तालाबों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जिला ही भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। यहाँ सूखा राहत भी अब तक नहीं दी गई है। कुल मिलाकर हालात बेहद गंभीर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, किशनगढ़, अजमेर। सीरिया के लताकिया प्रांत के 2 शहरों में आज 2 शक्तिशाली धमाके हुए। इनमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सीरिया में मानवाधिकार पर नजर रखने वाली संस्था ने कहा है कि धमाके तारतौल और जबलेह शहर में हुए। दोनों शहरों में 7 आत्मघाती हमलावर ने इस काम को अंजाम दिया। तारतौल में 73 लोग मारे गए, जबकि जबलेह में 48 लोगों की जान गई। दोनों शहरों पर राष्ट्रपति बशर अल असद की सेनाओं का कब्जा है। 2011 में सीरिया में संघर्ष शुरू होने के बाद इन शहरों पर अब तक का ये सबसे घातक हमला है। उधर यमन का अदन शहर आज एक बार फिर आतंकवादी हमलों से दहल उठा। यहाँ हुए 2 आत्मघाती हमलों में 45 से ज़्यादा लोग मारे गए। आत्मघाती हमलावरों ने सेना में भर्ती होने के लिए आए जवानों को निशाना बनाकर यह हमला किया। इसी दौरान दूसरे हमलावर ने फौजी कमांडर के घर के बाहर ठहरे जवानों को निशाना बनाया। मरने वालों में ज़्यादातर नौजवान हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।